माइयों वाले दिन में लिबास में हल्दी ऊपर लगाए सहेलियों की झुरमट में बैठी हुई थी कि अचानक मेरा दिल बहुत आने लगा। मेरी बदलती कैफियत देखकर मेरी ताई अम्मी जो मेरी सास बनने जा रही थी फौरन उठकर मेरे पास आए और बोली क्या बात है, सब ठीक तो है? तो मैंने सर हिलाकर जी कहा, लेकिन सच तो यह है कि मेरे हाथ पैर अब बाकायदा कांपने लगे। तो ताई में मेरे करीब आकर बैठ गई। नाजिया, मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम कर लो। मेरे अर्द गिर्द बैठी मेरी सहेलियां की बात सुनकर मुझे कहने लगी, वाह भाई, सास हो तो ऐसी इतनी करें कि दिल चाहता है कि हमारी भी ऐसी सास हो। एक मंचली सहेली की बात पर फलक शिगाफ कह गए। मेरे अर्द गिर्द गूंजने लगे। मेहंदी की बो मेरे सर को चढ़ी जा रही थी और मुझे ऐसा लगता था जैसे बस अभी मैं गिर जाऊंगी कि सामने से आते शहरयार पर जब मेरी नज़र पड़ी तो मेरी निगाहें खुद ब खुद झक गई। रगों पे में एक मीठा सा दर्द जाग गया। बस एक रात मेरी जान, कल हम एक जान हो जाएंगे। वो मेरे कानों में सरगोशी करते हुए बोला तो शर्म से मेरे काल सुर्ख होने लगे। इतने में ती मम्मी मेरे लिए बिरयानी और कॉल में से सजी प्लेट लेकर आए और मुझे खाने की ताकीद की। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। मुझे कौरमे की खुशबू से एकदम फिर से मतली होना शुरू हो गई और सर भी चकराने लगा। मैंने अपने सीने पर एकदम से हाथ रखा और उठ के खड़ी हो गई। ताई मेरी बदलती हुई कैफियत को देखकर एकदम मेरे करीब आए, लेकिन मैं भागकर अंदर चली गई। तो मेरे पीछे पीछे ताई और शहरयार भी भागते हुए आए। मैं फौरन बाथरूम में गई और मुझे वहां पर उल्टियां स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर आई तो उन्होंने मेरा चेकअप किया और खामोश हो गई। कमरे में मौजूद हमारा सारा खानदान जमा था। उम्मी ने सबको आराम करने का कहा और फिर मुझे भी उन्होंने नींद की दवाई देकर सोने के लिए कहा। मेरी बेवा माँ मेरे करीबी आकर बैठ गई और मुझ पर पढ़ पढ़कर फूंकने लगी। लोगों की भी गंदी नजरें होती हैं, न जाने कौन आज आंख भर भर कर तुझे देखता रहा। 100 बार तुम्हें कहा है कि अपना हिसार बांध लिया करो, हम भी बस कर दे। मैंने टोका क्योंकि मेरा सर बोझल हो रहा था। अपनी तबीयत जल्दी से अच्छी कर लो ना। जी हाँ, कल का दिन है बस। कल भी तुम्हारी यही हालत हुई तो लोग क्या कहेंगे? यहाँ तो लोग बातें करते नहीं रुकते कि लो जी बीमार दुल्हन मथे लग गई है। ना जाने क्यों मुझे उम्मी की ये बातें अच्छी ना लगी तो मैं बिगड़ कर बोली, बीमारी भी मिन जानिब अल्लाह होती है। मैंने कोई जानबूझकर तो अपनी बीमारी खुद पर लागू नहीं की ना। ओहो, मैं कब कह रही हूँ, तुम भी बस बात का बतंगड़ बना लेती हो ना। जी हाँ, अब कम से कम आराम तो कर लो। तो मैं करवट मोड़ कर लेट गए। अगला दिन बारात का था और मेरा दिल सुबह से बंद हो रहा था। हल्का हल्का बुखार और हर चीज़ की स्मेल मेरे सर को चढ़ी जा रही थी। हता के अपने करीब से आने वाले मेकअप की खुशबू भी मुझे परेशान कर रही थी और मेरे दिल करता था कि मैं ही सारा मेकअप उठाकर बाहर फेंक दूं। रहने बमुश्किल मेकअप करवाया और फिर जब मुझे स्टेज पर ले जाया गया, थोड़ी देर के बाद मेरा और शहरयार का निकाह हो गया और फिर मुझे शहरयार के कमरे में पहुंचाया गया, जिसे बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा मोती के फूलों से सजाया गया था। मगर थोड़ी देर बाद ही अचानक मेरी तबीयत खराब हुई। मैं वहां से भागती हुई सीधी वॉशरूम गई और मुझे उल्टियां शुरू हो गई। वॉशरूम से निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे जिस्म और जान में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं रही। मैं बमुश्किल खुद को घसीटते हुए बाहर आई ही थी कि कमरे में मौजूद ताई उम्मी ने मुझे बगार देखा और कहा, क्या बात है, ये बार बार उल्टियां क्यों आ रही हैं तुम्हें? फिर उन्होंने सबसे कमरा खाली करने को कहा और मेरा चेकअप करने लगी। चेकअप मुकम्मल करने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला और जो ही रिश्तेदार ख्वातीन और लड़कियां कमरे में दाखिल हुई तो ताई उम्मी ने कमरे में मौजूद सबके सामने शोर मचा दिया कि मैं हामला हूँ। ये खबर इतनी गैर मुतवक्किर थी कि वहाँ पर मौजूद सब ख्वातीन को सुन गया। नई नाबीना दुल्हन जिसने अभी सुहाग रात भी नहीं मनाई थी, इसका एकदम से पीर भारी होने का ऐलान यकीनन सबको सत्ते में मुब्तला कर देने के लिए काफ़ी था। वहीं पर मैं भी हैरत भरी नज़रों से सुनकर हवास बाख्ता हो गई। सबके साथ साथ मेरी आंखें भी फटी की फटी रह गई कि ये कैसे मुमकिन है। मेरी बेवा माँ, जिसका कल असासा सिर्फ मेरी इज्जत थी, वो यूं इस भरे मजमा में खुद को लुटता हुआ देखकर अपने पैरों पर खड़ी ना हो सकी।
और ज़मीन पर बैठ गई। मैं परेशान नज़रों सताई की तरफ देखने लगी कि ये सब क्या हो गया है, बल्कि इससे भी ज़्यादा मुझे इस बात की टेंशन थी कि ये हो कैसे गया, क्योंकि मुझे अभी तक तो किसी ने छुआ तक नहीं था। मैं कन्वारी थी, लेकिन अगर मैं कन्वारी थी तो फिर मैं हामला कैसे हो गई? मेरी समझ से ये सारी बातें बालातर थी। अचानक ताई अम्मी ने कमरा खाली करने को कहा और उनके जाते ही एकदम से शहरयार कमरे में आया तो मैं खुद में सिमट गई। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने गोनगेट से जरा सी निगाह उठाकर उसे देखा। मुझे इसके चेहरे पर एक खुशी देखी जिसकी तवक्को मुझे हरगिज नहीं थी, मगर मुझे हैरानी हुई कि यह आखिर इस खबर पर इतना मुतमईन कैसे नजर आ सकता है। मर्द तो ऐसी बात सुनने के बाद बीवी को जान से मार डालते हैं। ऐसे बहुत सारे किस्से हमारे मुआशरे में फैले हुए हैं कि पहली रात ही बीवी का कत्ल हो जाता है और वजह यह बताई जाती है कि यह कहानी नहीं थी। लेकिन शीशे के सामने बाल बनाते और गुनगुनाते शहरयार को देखकर मेरा दिल मजीद घबरा गया। ऐसा लगा जैसे इस खबर ने इसके दिमाग पर असर डाला हो सकता है ये रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात हो और ये हजला अरूसी मेरी कत्लगाह बने। मैं आने वाले वक्त के लिए खुद को जहनी तौर पर तैयार कर चुकी थी, क्योंकि शर्मिंदगी से मेरा मर जाना ही बेहतर था। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी इस रात की जब सुबह होगी तो मैं लोगों का सामना कैसे करूंगी। केक के एक कनवारी लड़के निकाह होते ही हमला कैसे हो गई, जबकि उसे किसी ने हाथ भी ना लगाया हो। सारी बात मेरे किरदार पर आ रही थी और मेरे लिए सांस लेने पे ओवर हो रही थी। मैं बस एक ही नुक्ते पर सोच रही थी कि ये हो कैसे गया। मेरा ना तो किसी के साथ ऐसा गंदा ताल्लुक था जिसके नतीजे में ये सब हो जाता। शायद ताई झूठ बोल रही है। इस ख्याल से मेरे दिल को ढारस हुई, लेकिन मेरा जहन उलझा हुआ था कि एकदम से शहरयार मेरे पास आकर बैठा तो मैं खौफजदा होकर उछल पड़ी। घूंघट की आउट से जब मैंने शहरयार की तरफ देखा तो वो मोहब्बत पाश नज़रों से मेरी तरफ ही देख रहा था। तो मुझे ज़रा सा हौसला हुआ। शहरयार, मेरा कोई कसूर नहीं है। आप मुझे जानते हैं, मैं अटकती हुई पौधी। तो इसने अपने भारी भरकम हाथों में मेरे नाजुक से कांपते हाथ थाम लिए। मेरी जान, आज की रात उन बातों के लिए नहीं है, वो सरगोशी में बोला। मुझ पर उसके पुरसुकून लहजे ने हैरत के पहाड़ तोड़े। मेरी समात तो ये सुनने की तैयारी में थी कि वो मुझसे इस शख्स के बारे में पूछेगा जिसका गुनाह लेकर मैं भी इस कमरे में मौजूद थी। मेरे हाथ पसीने से नम हो चुके थे और जिस्म कांपने लगा था। फिर आहिस्ता से इसने मेरा घूंघट उठाया और हम दोनों की ही नज़रें आपस में टकराईं। तो मैंने एकदम से अपनी निगाहें झुका ले। फिर उसने अपनी जेब से एक मखमल डिबिया निकाली, जिसे खोलकर उसने मेरे सामने किया। मैं ये तुम्हारे लिए लाए होना चाहिए। इसकी गंभीर आवाज़ कमरे में गूंजी। कैसी लगी तुम्हें? मैंने बहुत सी दुकानों की खाक छान कर तुम्हारे लिए पसंद की है। जैसी तुम अनमोल हो, वैसी ही ये हीरे की अंगूठी भी अनमोल है। मैंने निगाहें उठाकर शहरयार की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दूर दूर तक मोहब्बत को पा लेने की खुशी देखी जा सकती थी। शहरयार का ये रूप मेरे लिए बहुत ही मुख्तलिफ था। जिस वक्त मेरी सास ने यह खबर सुनाई थी तो शहरयार भी कमरे में मौजूद था, लेकिन इस वक्त से लेकर तन्हाई में आने तक मैंने शहरयार के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं देखा था। मैं शहरयार के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं देख रही थी। इस खबर को सुनने के बाद भी शहरयार बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मोदी खाई में शहरयार ने मुझे अंगूठी देने के साथ साथ 10 लाख रुपए भी मेरी गोद में रहती है तो मैं हैरान रह गई। उन पर सिर्फ तुम्हारा हक है। मैं परेशान नज़रों से कभी रकम और कभी शहरयार की शक्ल की तरफ देखने लगती है। समझ ही नहीं आ रही थी कि इस मौका पर क्या कहूँ। बस डर था तो एक ही बात का कि न जाने शहरयार का जो रवैया मैं देख रही हूँ वो किस वक्त बदलता है। लेकिन मेरी हैरानी इस वक्त बहुत बढ़ गई जब शहरयार ने मुझे कहा कि तुम अपना एड्रेस चेंज कर लो और इलेक्ट हो जाओ। तंग हो रही होगी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। तो मैं हक्का बक्का उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन मैं बोली कुछ नहीं, क्योंकि अभी तक जो मामलात मेरे साथ हो रहे थे उनकी मुझे सिरे से ही समझ नहीं आ रही थी।
तो मैं शहरयार के मिजाज को क्या समझती हूँ। मैं खामोशी से उठी और अपना शादी का लहंगा जो मैंने बड़े ही अरमानों से अपने लिए ख़रीदा था इसे उतार दिया। लहंगा उतार कर मैंने सादे से प्रिंट वाले लोन की कमीशन शलवार पहनी, मेकअप साफ़ किया और आने में गौर से अपनी शक्ल को देखने लगी। कल तक मेरी ज़िंदगी में जो बहारें और खूबसूरती और नई ज़िंदगी की नवीद शामिल थी वो एकदम से बदल चुकी थी। लेकिन हैरत यह है कि सब कुछ वैसा ही था, सिवाय इसके कि मैं कनवारी होते हुए भी हामला हो चुकी थी। मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और फिर आईने की तरफ देखने लगी कि यह कैसे हो गया। परेशानी से मेरे चेहरे के नकूश बिगड़ने लगे। मैं जब वॉशरूम से बाहर आई तो अपने लहंगे को मैंने वार्डरूम में लटकाया और अचानक मेरी नज़र बेड पर पड़ी। जहाज़ी साइज बेड के अर्द गिर्द ताज़ा मोची की फूलों की खुशबू अब भी कायम थी। बेड पर बिखरे गुलाब की पत्तियां वैसी ही पड़ी थी। हर बेड की दूसरी तरफ शहरयार कमर मोड़े लेटे थे। इस रात के हवाले से मैंने जो ख्वाब देख रखे थे खुद सारे के सारे कांच की चूड़ियों की तरह टूट टूट कर बखर रहे थे। ये सोचकर मेरी आंख में आंसू भर गए। मैं जिंदगी के किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ मेरा अपना वजूद गंदा हो गया है। ना जाने अम्मी का क्या हाल होगा। इतनी बड़ी खबर सुनने के बाद वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। उन्हें तो अपनी तरबियत पर बेहद नाज था और अब उनका ये नाज बहुत बुरी तरह से किसी के पैरों तले मसला जा चुका था। अल्लाह, मेरे साथ ये क्या हो गया है? कुछ समझ नहीं आ रही, कोई सलाह नहीं मिल रहा। खामोशी से मेरे दिल ही दिल पर आंसू बहते चले जा रहे थे। शहरयार शायद सो चुके थे तो मैं भी उनके पहलू में सिमट कर लेट गई। नींद के जालिम को आनी थी। मेरा सर दर्द की शिद्दत से फटा जा रहा था। अल्लाह, मेरे पास तो कोई ऐसा भी नहीं है कि जिससे मैं अपना दुख कह सकूं। ना भाई है, ना ही बहन जिसके गिले लगकर मैं रुकर अपना गम हल्का कर सकूं। मेरा ये मामला कैसे हल होगा? मेरी समझ से बालातर था ये मेरे साथ क्या हुआ। मैं बार बार अपनी ज़ात को सवालों के कटहरे में लाकर खड़ा करती तो इतनी ही ज़्यादा मैं गमज़दा हो जाती। मैंने अपने साथ लेटे हुए शहरयार को देखा जो बिल्कुल सुकून से सो रहा था और एक मैं थी जो बेसुकूनी से करवटों पर करवटें बदलती जा रही थी। मुझे लगता था कि आज की रात बहुत ही तवील है जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। सुबह फजर के टाइम मेरी आंख लगी तो थोड़ी देर बाद ये दरवाजे पर दस्तक की वजह से मेरी आंख खुल गई। मैंने गर्दन मुड़कर दूसरी तरफ देखा तो शहरयार ने ज़रा सी गर्दन उठाकर दरवाजे की तरफ देखा और फिर उठकर बैठ गया। जो ही इसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुस्कुराने लगा। मैं भी उठकर एकदम से बैठ गई और रात के वाक़यात एक एक करके दोबारा से मुझे याद आने लगे तो दिल बुरा होने लगा। मैं बस इंतज़ार में थी कि कब शहरयार अपने दिल की भड़ास निकालते। लेकिन मुझे कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आ रहे थे कि जिससे मुझे ये अंदेशा होता कि मैं शहरयार का गैज़ व गज़ब का शिकार होंगी। गुड मॉर्निंग बेगम, शहरयार की मुतरन्निम आवाज़ मेरे कानों में गूंजी तो मैंने भी ज़ेर लब होने का और फिर वो बेड से उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़े। सामने उनकी वालिदा खड़ी थी और वालिदा के साथ ही मुलाजमा थे उठाए अंदर आई। फ़ौरन समझते हुए उनकी तरफ देखने लगी तो उन्होंने मुलाजमा को इशारा किया। उसने ट्रे मेरे बेड पर मेरे मुंह के सामने रख दी। जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर वलीमे की तैयारी भी करनी है। मेरा मेरा नाश्ता करने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैं तकरीबन 1.5 दिन से भूखी थी, इसलिए पेट में एक अजीब सा दर्द और खालीपन महसूस कर रही थी। फिर वो शहरयार की तरफ मुतवज्जे हुई। शहरयार, तुम्हारा जो वलीमे का ड्रेस तैयार है पहन कर देख लो और अगर तुम्हें लगता है कि उसे दोबारा इस्त्री होना चाहिए फिर बता देना। मैं मुलाजमत से कहकर दोबारा इस्त्री करवा दूंगी। मैं इन दोनों माँ बेटी की वलीमे की तैयारी के हवाले से परजोश अंदाज में गुफ्तगू सुनकर बेहद हैरान हुई। फिर मैंने आहिस्ता से चाय के साथ बर्ड सलाद ली। जो ही मैंने चाय का कप ख़त्म करके ट्रे में रखा तो मुलाजमा ने मेरे सामने से ट्रे उठा ली और बाहर निकल गई। फिर मेरी सांस मेरे करीब बैठी और उन्होंने अपने हैंड बैग से एक इंजेक्शन निकाला और मुझे कहा कि अपना बाजू आगे करो। तो मैंने चुपचाप अपना बाजू आगे किया। उन्होंने मुझे इंजेक्शन लगा दिया। इसका थोड़ा सा दर्द तो होगा लेकिन फिर ठीक हो जाएगा। इतने में शहरयार का भाई नजम
जो ज़हनी तौर पर नीम पागल सा था, को फ़ौरन अंदर आया और मुझे देखकर ताली बजाते हुए बोला, अम्मा क्या अभी हमारे साथ ही रहेंगी? तो ताई उम्मी ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, अब ये हमारे ही घर में रहेंगी। अच्छा, अब तुम बाहर जाओ, दुल्हन ने तैयार भी तो होना है, फिर हम उसे लेकर होटल के लिए निकलेंगे। काहे की बात पर नजम का मूड ख़राब हो गया, लेकिन शहरयार उसे ज़बरदस्ती बाहर ले गया। अब कमरे में मैं और तीमे अकेले थे। अचानक वो मेरे पास आए और एक मोटी रकम की गड्डी मेरी गोद में रखी और मुझसे आहिस्ता से कहा, बाकी रकम बच्चा होने के बाद तुम्हें मिल जाएगी। मैं थी मम्मी की बात सुनकर शदीद गुस्से में आ गई। मैं कुछ कहना ही चाहती थी कि वो एकदम से बोली, तो मैं अभी कुछ भी कहने की परमिशन नहीं है नाजियो। अभी घर मेहमानों से भरा पड़ा है और मैं मज़ीद कोई बदमज़गी नहीं चाहती। लेकिन मुझे आपसे एक सवाल ज़रूर करना है और खुदा के लिए मुझे इसका जवाब देकर जाएं। मुझे समझ नहीं आ रही कि आपने मुझे ये पैसे क्यों दिए और इस बच्चे से मेरा क्या ताल्लुक़ है। मैं बिल्कुल कहाँ ही हूँ। अच्छा, तो तुम कनवारी हो? टाइम उन्हें भनवे इसको आकर मेरी तरफ देखा। अगर तुम कनवारी हो तो ये बच्चा क्या फूंक मारने से तुम्हारे पेट में आ गया है? तुम किससे उल्लू बना रही हो ना? जी हाँ, मैं एक तजर्बाकार दाई हूँ जो बदकिस्मती से तुम्हारी सास भी बन गई। अगर शादी से पहले मुझे उन बातों का पता होता तो मैं कभी भी तुम्हें अपनी बहू ना बनाती, लेकिन ख़ानदान की इज्जत का मामला है, इसीलिए मुझे खामोश होना पड़ा। बाकी रह गई बात पैसों की, ये पैसे तुम्हें इसलिए दिए हैं कि तुम्हारा जो दिल चाहता है खाओ पियो और अपनी जान बनाओ। हम तुम्हारे लिए यही कर सकते हैं और जब तक हो सका करते रहेंगे। ये बात करके ताम में जा चुकी थी, लेकिन मेरे जिस्म में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी, इतनी भी नहीं कि मैं उठकर खड़ी हो सकती। मैंने फ़ौरन भागकर दरवाजे को अंदर से लॉक किया और फिर चीखें मार मार कर रोने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ताई अम्मी का एहसान मानती कि मुझ जैसी लड़की को उन्होंने अपना लिया। ये अपने मुकद्दर पर आठ आठ आंसू बहाती कि जिसने मुझे इस दौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं अपनों से निगाहें चुराने लगी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं ख़ानदान वालों का सामना कैसे करूंगी। दूसरी तरफ मेरे इस केस का सारा मामला ताया ने खुद ही पूरे ख़ानदान के सामने खोल कर रख दिया था। एक तरफ वो मुझे अपना भी रही थी और दूसरी तरफ से मेरे मामले का छटा खोल कर उन्होंने ख़ानदान वालों के सामने भी रख दिया था। मैं उन्हें अपनी मोहसिन समझती है दुश्मन। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही थी या खुदा मैं किस दौराहे पर आकर खड़ी हो गई हूँ जहाँ आगे भी गड़ा है और पीछे खाई है। शहरयार और तिममी के रवैयों को देखती हूँ तो उनसे बड़ा खैर खा नज़र नहीं आता और दूसरी तरफ अपने ही घर की इज्जत को उछालने वालों की समझ भी नहीं आती। अगर ये मेरे साथ इतने ही पर खुलूस थे तो इस वाकया को छुपा भी तो सकते थे। ताये उम्मी ने सबके सामने क्यों जिक्र कर डाला? अचानक आने वाले इस ख्याल से दिल कट गया। मैं अपने सर को घुटनों पर रखकर जोर जोर से रोने लगी। इतने में दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई तो मैं चल पड़ी और खौफजदा नस्लों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने ब्यूटिशन खड़ी थी जो मुझे हैरान परेशान नज़रों से देख रही थी। अब रो रही है? इसने अंदर आते हुए दरवाज़ा बंद किया और मुझसे सवाल किया तो मैं गुड़बड़ा सी गई। मैंने अपने आंसू साफ किए और उससे कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उमूमन वलीमे वाले दिन तो दुल्हन बहुत खुश होती है। आप क्यों खफा खफासी है? हाँ, ऐसा होता तो है कि अपना घर वालिदैन सब बहुत याद आ रहे होते तो बात बात पर नई नवीली दुल्हन की आंख आंसुओं से भर जाती है। हम खुद इस कंडीशन से गुजरे हैं। वो बहुत ही बात होनी थी और मुसलसल बोली जा रही थी और यहाँ मेरे दिल की दुनिया उथल बदल हो रही थी। मैं बस एक ही बात सोच रही थी कि शहरयार ने न शादी से पहले और न ही शादी के बाद मुझे छुआ था। मैं एक मुकम्मल पाकबाज लड़की थी, फिर मैं हमला कैसे हो गई? ये मेरी समझ से बालातर था। ब्यूटिशन मुझे तैयार करके जा चुकी थी और फिर थोड़ी देर के बाद मेरी सास और शहरयार मुझे होटल ले गए जहाँ पर मेरा वलीमा था। मुझे स्टेज पर ले जाकर बिठाया गया। शहरयार और तमीसाई की तरह मेरे अर्द गिर्द ही रहे। दूर तक मेहमानों की सैलारी मुझे नजर आ रहे थे, लेकिन उनमें कहीं भी मुझे अपनी उम्मी दिखाई ना दी। तो मैंने आहिस्ता से तामी से पूछा कि उम्मी कहाँ हैं? क्या वो नहीं आई? तो उन्होंने कहा, मैंने तो बहुत ही कहा था लेकिन वो नहीं मानी।
तो मैं परेशान हो गई। वो ठीक तो है ना ताई उम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जाहिर है हमारी तरह इसका इतना स्टेमिना तो नहीं है ना कि लोगों की तंजिया आंखों को बर्दाश्त करें। तो ती मम्मी की बात सुनकर मेरी आंखें न चाहते हुए भी शर्म से झक गई। मैं खुद को मुजरिम तस्वुर करने लग गई थी। वलीमे के इख्तिताम पर मैंने ती मम्मी से कहा कि मैं जाकर अपनी उम्मी से मिलने दिया तो उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी। मेरे बेवा माँ इसी घर के निचले पोर्शन में रहती थी। ये बहुत बड़ी कोठी थी जो बनी सऊदिया में रहते हुए तामीर करवाई और उसके बाद अपने बेरोज़गार बड़े भाई को ऊपर वाला पोर्शन दे दिया और उम्मी और मैंने में रहने लगे। अब बस साल में एक या दो बार आते हैं, बाकी की सारी ज़िंदगी उन्होंने सऊदिया में ही गुजारी। ताई उम्मी खुद को गायनाकोलॉजिस्ट कहती थी, जबकि वो एक ताई थी और एक सरकारी हस्पताल में मुलाजमत करती थी। एक केस ख़राब होने की वजह से उन्हें मुलाजमत से हाथ धोने पड़े, लेकिन फिर उन्हें कहीं भी जॉब ना मिली। वो अपने महल्ले में छोटी मोटे केस करके वक्त गुजारने लगी, क्योंकि ताया अबू की भी कोई नौकरी नहीं थी। तो ऐसे में मेरे अब्बा जहां अपने घर वालों के लिए पैसे भेजते, वहां ताया अबू को भी एक मोटी सी रकम भेज देते, जिससे उनका अभी वक्त गुजरने लगा। फिर अब्बा की डेथ हो गई, लेकिन इस वक्त तक शहरयार की नौकरी लग चुकी थी। ताई उम्मी के दो ही बेटे थे, एक शहरयार और दूसरा नजम। नजम ज़हनी तौर पर पसमानदा सदा शहरयार और मेरी बचपन से ये बात पकी हो गई थी। एक दिन ताई उम्मी ने हमारी शादी की डेट तय कर दी। उम्मी कभी उनके आगे चूसना नहीं करती थी और दूसरा शहरयार उन्हें भी बहुत पसंद था। फिर घर का रिश्ता था, मैंने निचले पोर्शन से उठकर ऊपर वाले पोर्शन में जाना था, तो उम्मी ने इसलिए भी रिश्ता कबूल कर लिया क्योंकि मैं इकलौती बेटी थी और वो मुझे गैरों में बहना भी नहीं चाहती थी, तो उन्हें शहरयार से ज़्यादा कोई भाया ही नहीं। मैं वलीमा ख़त्म होने के बाद यूं ही उम्मी के पोर्शन में गई तो आंसू खुद ब खुद मेरी आंखों से निकलकर गानों पर बहने लगे। अम्मी के कमरे में दाखिल हुई तो वो बेड पर लेटी हुई छत की तरफ खो रही थी। मैं उनके पैरों में जाकर बैठ गई तो मुझे खाली नज़रों से देखने लगी। ऐसी भी क्या आग लगी थी तुझे नाजिया? शादी तो तेरे शहरयार से एक दिन हो ही जानी थी। ये मुफ्त की कालक अपने माथे पर मिलनी ज़रूरी थी। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में जो तूने मुझे ये दुख दिया? मैं रो पड़ी। अम्मी बखुद हमें बेकसूर हूँ, मैं बिल्कुल पाकबाज हूँ। क्या मुझे आपको भी यकीन दिलाने की ज़रूरत है? मैं फूट फूट कर रो दी तो उम्मी एकदम से चौंक कर मेरे पास बैठ गई। ये क्या कहती हो नाचिया? मैं ठीक कह रही हूँ उम्मी, मुझे कुछ नहीं पता कि जो कुछ तहीम में कह रही हैं वो दुरुस्त है या नहीं। मुझे आपकी कस्में बिल्कुल पाकपास हूँ और नहीं जानती कि इस गुनाह का असल सरगना कौन है। तो उम्मी हैरत और परेशानी की मिली जली कैफियत में मेरी तरफ देखने लगी। ये गुनाह किसका है? या खुदा, ये क्या मुसीबत हमारे सर पर टूट पड़ी है? उम्मी सर पकड़कर बैठ गई, हर बे आवाज़ रोती चली गई। मेरे लिए ये बात इंतहाई हैरान कुन थी कि शहरयार बिल्कुल भी मेरे करीब नहीं आते थे, न ही उन्होंने हक ज़ौजियत अदा की। मैं जितना उनके करीब जाने की कोशिश कर दी तो वो मुझे कहते कि जब तक तुम ये बच्चा डिलीवर नहीं कर लेती हो तब तक मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। और ये बात करते हुए शहरयार के लहजे में ना तो मुझे कोई ताना नज़र आता ना ही तंस। वो ये बात इतने आराम से करता कि मैं हैरान रह जाती। अब मुझे शहरयार की ज़ात इंतहाई मशकूक सी लगने लगी, लेकिन मैं खामोशी से आने वाले वक्त का इंतज़ार करती चली गई। पहले पहल मुझे लगा कि ताई उम्मी ने गलत इल्ज़ाम मेरे सर पर ढा दिया है, लेकिन ज्यों ज्यों मेरा पेट बढ़ता जा रहा था मेरे होश भी साथ साथ ही उड़ते जा रहे थे। जब मैं 8 माह की हामला हो गई तो चुपके से मैंने अपना चेकअप करवाया ही था कि अचानक ही मुझे दर्द शुरू हो गई। अम्मी मेरे साथी थी और आधे घंटे के अंदर अंदर मैंने एक बच्ची को पैदा किया, लेकिन यह खबर ना तो मुझे खुशी दे पाई ना ही मेरी माँ को। मैंने डॉक्टर से कहा कि मैं अपने बच्चे का डीएनए करवाना चाहती हूँ, तो डॉक्टर ने बड़ी हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन मेरे चेहरे पर फैली संजीदगी को देखकर उसने मुझसे मज़ीद कोई सवाल ना किए और बच्चे का डीएनए ले लिया गया। मैं बच्चे को लेकर खामोशी से घर आ गई। ताई उम्मी और शहरयार बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और मुझे भी अपने दिल के साथ लगा लिया, लेकिन मैं सब 8 नज़रों से तैयब में और शहरयार को देखती चली गई। और जो ही डीएनए की रिपोर्ट मेरे सामने आई तो मुझे पता चला कि मेरे बच्चे का असली बाप नजम है। तब मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने वो डीएनए रिपोर्ट लाकर अपनी सास और शौहर के मुंह पर मारी और उन्हें कहा कि ये सब क्या है?
मेरी सास का रंग एकदम से बदल सा गया था। रिपोर्ट शहरयार की थी, जो शहरयार की अलमारी से मुझे मिली थी। शहरयार इस अलमारी को हर वक्त लॉक करके रखता था। एक दिन लॉक करना भूल गया, तो ऐसे ही तजस्सुस के मारे मैंने वो अलमारी खोल कर देखी कि आखिर ऐसी क्या रीज़न है कि ये अलमारी हर वक्त लॉक करता है। तो ये रिपोर्ट मुझे वही नज़र आई जिसके मुताबिक शहरयार नामर्द है, वो हक की ज़ौजा अदा करने के काबिल ही नहीं। तो यहाँ से मुझे माँ बेटी की गेम समझ में आई कि ये मुझे नफसियाती तौर पर दबाव मिलाकर हमेशा के लिए शहरयार की इस कमी पर पर्दा डालना चाहते थे, क्योंकि दाई और शहरयार को ये लगता था कि मैं बच्चा हो जाने के बाद कभी भी आंख उठाने के काबिल नहीं रहूंगी, ना ही बच्चे के बाप के बारे में कोई सवाल करूंगी। और रह गई शहरयार के अंदर की ये कमी, तो उसे इस बात पर बर्दाश्त कर लूंगी कि मैं तो खुद गुनहगार हूँ। लेकिन सब कुछ उल्टी हो गया और मुझे सब कुछ पता चल गया। तो ये मैंने इस घर पर कब्जा करने के लिए अपने दोनों बेटों का इस्तेमाल जिस भोंडे अंदाज में मुझे रुस्वा करके किया, इसका पूल खोल चुका था। न जाने नजम कितनी बार मेरी इज्जत के साथ खेल चुका था, क्योंकि अक्सर जब भी खास पगती तो मुझे अपने घर बुला लेती और रात भी अपने पास रोक लेती। इसकी अगली सुबह मेरा पूरा दिन सर घूमता रहता, हर जिस्म दर्द रहता, लेकिन समझ में नहीं आती थी कि मेरी तबीयत इतनी गिरी सी क्यों है। तो वो बात भी मुझे अब समझ में आई कि मुझे बेहोशी की दवा खुलाने के बाद वो मेरे जिस्म को अपने बेटे नजम के हवाले कर देती, जो जहनी तौर पर तो नाबालिग था लेकिन जिस्मानी तौर पर मुकम्मल बालिग मर्द था। वो सारी रात मेरे जिस्म के साथ खलवाड़ करता रहता था, जिसके नतीजे में मैं हामला हो गई और दाई इसी मौका के इंतज़ार में थी। लिहाजा उन्होंने हमारी फैमिली पर एहसान अजीम करते हुए शहरयार जैसे नामर्द बेटे की शादी मुझसे कर दी, ताकि शहरयार का भरम भी कायम रहे और मैं मम्मी के इस एहसान तले चुपचाप सारी जिंदगी गुजारती थी। खुया एक तीर से दो शिकार। लेकिन मैंने और उम्मी ने फैसला किया कि हम इस जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, और फिर मैंने पुलिस स्टेशन जाकर अपनी ताई और उनके दोनों बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अब वो तीनों ही हवालात में हैं। सच कहा है किसी ने कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।